नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की दुनिया में चलेंगे जिसने सीआईडी के सबसे काबिल ऑफिसर्स के भी पसीने छुड़ा दिए थे। ये कहानी है एक सीरियल किलर की, जो सिर्फ जान नहीं लेता था बल्कि अपने शिकारों को एक बेहद अजीब और डरावनी कलाकृति में बदल देता था। तो चलिए परत दर परत समझते हैं इस अमर कठपुतली केस को। सोचिए, ये शब्द हैं क्राइम सीन पर पहुंचे एक अफसर के, जब उसकी नज़र पहली विक्टिम पर पड़ी। और ये एक लाइन ही अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि सीआईडी का पाला किसी आम मुजरिम से नहीं बल्कि किसी बहुत ही शातिर और खौफनाक दिमाग वाले शख्स से पड़ा था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है शहर के बाहर एक वीरान बंद पड़ी मिल से, जहां कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। तो सीआईडी जब उस मिल के अंदर पहुंची तो सामने जो मंजर था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वहां एक औरत की लाश थी, पर यह कोई मामूली कत्ल नहीं था, बिल्कुल नहीं। उस लाश को किसी ने एक जीती जागती आदमकद कठपुतली बना दिया था। उसके हाथ पैरों को धागों से एक मशीन से जोड़ा हुआ था और वो धीरे धीरे हिल रही थी। और इस पूरे खौफनाक सीन के बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बॉक्स से एक बहुत ही डरावनी धुन बज रही थी। अच्छा, तो क्राइम सीन से सीआईडी को शुरुआती सुराग क्या-क्या मिले? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली चीज, पूरी बॉडी पर पेंट की एक मोटी परत चढ़ी थी, इतनी मोटी कि कत्ल से हुए घाव भी छिप गए थे। दूसरी, शरीर के सारे जोड़ों को निकालकर उनकी जगह नट और बोल्ट लगा दिए गए थे, ठीक एक असली कठपुतली की तरह। तीसरी बात, जैसा मैंने बताया, उसे एक मशीन से जोड़ा गया था ताकि वो हिलती हुई दिखे। चौथा, वो रहस्यमयी म्यूजिक बॉक्स। और आखिर में सबसे अजीब सुराग, विक्टिम के हाथ में 10 नहीं बल्कि 11 उंगलियां थीं। और यही छोटी सी बात इस केस का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो इतने सारे अजीबो गरीब सुरागों के साथ सीआईडी ने इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना कैसे शुरू किया, चलिए आगे देखते हैं। 11, बस यही एक नंबर था, एक छोटी सी पहचान जिसे पकड़कर सीआईडी की टीम आगे बढ़ी। और इसी अनोखी पहचान की वजह से विक्टिम की शिनाख्त हो सकी। पता चला कि वो एक डांसर थी जिसका नाम था आशा। लेकिन पहचान मिलते ही केस सुलझने के बजाय और उलझ गया। जब आशा के फोन को ट्रेस किया गया तो सीआईडी एक मिमिक्री आर्टिस्ट तक जा पहुंची। और जानते हैं क्या पता चला? कि आशा ने खुद ही उसे अपनी आवाज में बात करने के लिए हायर किया था। मतलब कातिल बहुत चालाकी से सीआईडी का ध्यान भटका रहा था। शक की सुई आशा के बॉयफ्रेंड अविनाश और उसके थिएटर डायरेक्टर कैलाश पर भी घूमी, जिनका कबूतरबाजी यानी अवैध इमिग्रेशन रैकेट से भी लेना देना था। और फिर केस में एंट्री हुई एक ऐसे सबूत की जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। डॉक्टर सालुंके की फॉरेंसिक रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट सच में चौंकाने वाली थी। उन्होंने बताया कि बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए उस पर 3 अलग अलग लेयर्स चढ़ाई गई थी। पहली लेयर एक ऐसे केमिकल की थी जो बॉडी को सड़ने से बचाती है। दूसरी लेयर एक और केमिकल की जो उसे पत्थर जैसा सख्त बना रही थी। और सबसे ऊपर थी पेंट की तीसरी लेयर जो उसे गुड़िया जैसी चमक दे रही थी। इस पूरे प्रोसेस का एक ही मतलब था, कातिल ने लाश के साथ कई दिन गुजारे थे। और उन केमिकल्स की जांच में एक नाम सामने आया, प्रोलाइट A72। ये कोई मामूली केमिकल नहीं है, ये एक बहुत ही रेयर, बहुत ही खास किस्म का रेजन मिक्सचर है। इसे कौन इस्तेमाल करता है? इसे प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद पुरानी और नाजुक कलाकृतियों को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बाजार में आमतौर पर बिकता नहीं है। इस एक सुराग ने कातिल का दायरा बहुत ही छोटा कर दिया था। सीआईडी अभी इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ ही रही थी कि शहर में एक और वारदात हो गई। और इस बार सीआईडी का सबसे बड़ा डर सच साबित हो गया। उनका सामना एक सीरियल किलर से हो रहा था। दूसरा शिकार थे प्रोफेसर कुमार, जो एक जाने माने कहानीकार थे। और उनकी लाश कहाँ मिली? एक थिएटर में, एक चलते हुए स्टेज प्ले के बीचों बीच। और बिल्कुल आशा के ही तरह उन्हें भी एक कठपुतली में बदल दिया गया था। कत्ल का तरीका, केमिकल, सब कुछ हूबहू एक जैसा था। अब कोई शक नहीं बचा था, कातिल एक ही था। तो अब कातिल का एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आने लगा था। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले विक्टिम टाइप। कातिल सिर्फ और सिर्फ कलाकारों को चुन रहा था। आशा एक डांसर थी, प्रोफेसर कुमार एक कहानीकार थे। दूसरा, कत्ल का तरीका, वो उन्हें मारकर एक कठपुतली में बदल देता था। तीसरा, उसकी खास तकनीक, दोनों बार उसी रेयर केमिकल प्रोलाइट A72 का इस्तेमाल हुआ। और चौथा, मकसद, जो अभी तक साफ तो नहीं था पर इतना तय था कि इसका सीधा कनेक्शन किसी तरह की परफॉर्मेंस आर्ट से है।
इस केस की सबसे बड़ी पहेली का जवाब आज में नहीं, बल्कि कई साल पहले हुए एक दर्दनाक हादसे में छिपा हुआ था। और उस अतीत का दरवाजा खोला एक बहुत ही मामूली से सुराग ने। वो सुराग था एक चश्मदीद का बयान, जिसने आशा को आखिरी बार एक सिल्वर रंग की कार में बैठते देखा था। जब सीआईडी ने उस कार के रजिस्ट्रेशन की जांच की तो एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। वो कार महेश नाम के एक आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो खुद एक कठपुतली बनाने वाला था और जिसकी मौत सालों पहले हो चुकी थी। और यहीं से अतीत की वो परतें खुलनी शुरू हुईं जो इस पूरे केस की जड़ थीं। कई साल पहले महेश के पपेट थिएटर में एक बहुत भयानक आग लगी थी। उस आग में महेश, उनकी डांसर बेटी और सिंगर पत्नी तीनों की जलकर मौत हो गई थी। उस पूरे हादसे में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा था, उनकी 8 साल की बेटी नृत्या, जिसे बाद में एक अनाथ आश्रम भेज दिया गया था। और अब सीआईडी को सब कुछ साफ साफ दिखने लगा था। आज जो कत्ल हो रहे थे वो उसी मरे हुए परिवार के हुनर की परछाई थे। और ये वो पल था जब सीआईडी के सामने पूरी तस्वीर पानी की तरह साफ हो गई। जरा इस टेबल को देखिए और सब समझ आ जाएगा। नित्य की एक बहन थी जो डांसर थी, और उसने शिकार बनाया आशा को, जो एक डांसर थी। उसके पिता कहानीकार थे और उसने मारा प्रोफेसर कुमार को, जो एक कहानीकार थे। अब उसके परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य की जगह खाली थी, उसकी मां की, जो एक सिंगर थी। सीआईडी समझ चुकी थी कि अगला शिकार कौन होने वाला है। नित्य का भयानक मकसद साफ था। वो अपने खोए हुए परिवार को अमर कठपुतलियों की शक्ल में फिर से बना रही थी। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी। एक तरफ थी सीआईडी, जो वक्त के खिलाफ दौड़ रही थी ताकि अगली जान बचा सके, और दूसरी तरफ थी नित्य, जो अपने इस भयानक परिवार को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। वक्त बहुत कम था। सीआईडी ने फौरन शहर के सभी सिंगर्स की लिस्ट निकाली और नित्य के अगले टारगेट को पहचान लिया, एक क्लासिकल सिंगर जिसका नाम था माया। नित्य को माया में अपनी मां की छवि दिखती थी। टीम सीधा उस पुराने जले हुए थिएटर की तरफ भागी जहां नित्य का परिवार खत्म हुआ था और जहां अब माया की जान दांव पर लगी हुई थी। और जब सीआईडी ने नित्य को पकड़ा तो उसने जो कहा वो उसके टूटे हुए दिमाग की एक दर्दनाक हकीकत थी। उसने कहा, मैंने सिर्फ कठपुतलियां नहीं बनाई हैं, मैंने बनाया है अपना परिवार, एक अमर परिवार। इस एक लाइन में उसके सालों का दर्द, अकेलापन और उसका वो भयानक मकसद सब कुछ छिपा हुआ था। तो सवाल उठता है कि नृत्य की इस भयानक सोच के पीछे का लॉजिक क्या था? ये टेबल उसकी टूटी हुई दुनिया को समझाता है। देखिए, जहां हम सब मौत को हर चीज का अंत मानते हैं, नृत्य के लिए मौत तो बस एक छोटी सी चीज थी। असली चीज थी कला, जो हमेशा जिंदा रहती है। उसकी नजर में ये कत्ल करना गुनाह नहीं था, बल्कि उन कलाकारों के टैलेंट को मौत के हाथों से बचाने का एक तरीका था। उसके लिए आशा और प्रोफेसर कुमार सिर्फ इंसान नहीं थे, वो अपनी बहन और पिता की कला को सहेजने के लिए एक खाली बर्तन की तरह थे। उसका मानना था कि शरीर तो एक दिन खत्म हो जाता है, पर कला कभी नहीं मरती, और उन्हें कठपुतली बनाकर वो उस कला को हमेशा के लिए अमर कर रही थी। खैर, नृत्य पकड़ी गई और उसके अमर परिवार को बनाने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन ये केस अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। जैसा कि इस आखिरी स्लाइड पर लिखा है, कला, जुनून और सनक के बीच वो बारीक सी लकीर आखिर कहाँ होती है? इस सवाल पर सोचने की जरूरत है।